हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतरीन स्वास्थ्य लेकर रह रहे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम फिट चल रही होगी। तो अभी तक हमने जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जो इंडस वैली का जो पोर्शन रह जाएगा उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है इंडस वैली से रिलेटेड और दूसरी क्लासेस भी, क्योंकि इतिहास एक वो सब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंडस वैली के बारे में जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स अगर आपने नहीं जाने हैं तो उनको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आगे की जो कहानी है वो उसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक क्रमबद्ध तरीके से हम जब चीजें पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अगर एक क्लास के बाद दूसरी क्लास जुड़ी हुई है, इसका मतलब आपको वो क्लास पढ़नी जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार दिखा दूं कि हम ये बात कर चुके थे, इसके ऊपर परिचय देख चुके थे, फिर हमने इस पूरी पिक्चर फॉर्म में देख लिया था, फिर उसके बाद हमने ये देखा था, इसके बारे में हमने कहा था कि हम इसके बारे में सबसे एंड में बात करेंगे। फिर इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, फिर उसके बाद उसका स्नानागार, फिर उसके बाद इसका जो सुतकरंडोल है उसको, फिर चुनुद्रो, यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब जो हमारी क्लास होगी वो रहेगी आगे की जो साइट्स हैं उनके बारे में। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 5 कॉलम्स वाला एक चार्ट बना के रखना है जिससे कि हम इजीली उन चीजों को याद कर सकें, ठीक है। तो उन चार्ट्स में क्या क्या रखना था? उन चार्ट्स में हमें रखना था साइट, जो कि स्थान होता है, फिर उसके बाद खोजकर्ता जो फाउंडर होता है, फिर उसके बाद उसका डेट मतलब टाइम, कौन से ईयर में वो खोजा गया, फिर उसके बाद नदी, रिवर, कौन सी नदी के किनारे पे है, और क्या साक्ष्य मतलब क्या एविडेंसेस हैं जो कि वहां पे मिलते हैं। क्लियर? ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब हमने यहां पे 4 अपनी साइट्स पढ़ ली थी, इन चारों के बारे में अब रिवाइज कराने से अच्छा है कि आगे की जो साइट्स हैं उसको कंप्लीट करें। जो ये 4 साइट्स अभी तक अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो अपनी पिछली क्लासेस में जाके देख लें। अगली साइट जो है हमारी वो है आमरी। अब आमरी कहां पे पड़ती है मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये देखिए, ये पड़ती है आमरी, ये मोहनजोदाड़ो और चुनुद्रो से जस्ट आपकी पड़ोस में। जैसे चुनुद्रो नदी की बाईं तरफ है और आमरी सिंधु के दाईं तरफ है। क्लियर? ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए कि आमरी किस जगह पे पड़ता है। तो ये भी एनजी मजुमदार ने खोजी और 1935 में खोजी। अभी चीज हम देख रहे होंगे कि जो पिछली साइट है चुनुद्रो वो खोजी गई है कब? 1931 में, और जो आमरी है वो खोजी जा रही है 1935 में। तो इसका मतलब ये एक ऑर्डर है और ये सिंधु नदी के किनारे पे है। जैसा मैंने अभी बताया कि सिंधु नदी की इस तरफ आपका चुनुद्रो है और इस तरफ आमरी है। क्लियर? ये भी पाकिस्तान में पड़ती है और यहां पे आपके हिरन के साक्ष्य। अब मैंने स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें कुबड़ वाला बैल, आपका गैंडा, आपका हाथी, ये सब की फोटो थी, उसमें एक हिरन की भी फोटो थी। तो हिरन के इसका मतलब यहां से साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई भी क्लास जब स्टार्ट हो रही हो और उसमें कोई पिक्चर दिखाई जा रही है तो इसका मतलब उस पिक्चर से कुछ ना कुछ रिलेटेड है बातें। यहां से हिरन के साक्ष्य मिलते हैं। अगली जो साइट है वो है कालीबंगन। अब कालीबंगन इतनी इंपॉर्टेंट साइट है कि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और ये क्लास देखना आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है
कि जब हम क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो हमने जो साइट्स पढ़ी हैं, जैसा मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं जो कि आईएएस में पूछे गए हैं। जैसे आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसके धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वो वर्चस्वशाली नहीं थे। तो ये धार्मिक व्यवस्था में एंड में पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अभी मैंने जस्ट पिछली वाली एक स्लाइड में बताया कि उसमें कपास के वस्त्र बनाए जा रहे हैं। ये देखिए बुने हुए कपड़े ये दिखाई दे रहा है, और इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है। यहां पे लिखा हुआ है ये कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती हो रही है, कपड़े बन रहे हैं यहां पर। इसीलिए मैंने आपसे कह रहा हूं कि पिक्चर की फॉर्म में जब आप पढ़ लेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो चुकी होंगी। जो कालीबंगन है, अब कालीबंगन काली से स्टार्ट हो रहा है। काली मतलब काला कलर, यहां पे काली माता को नहीं जोड़ना है, यहां काली मतलब काला काला, याद रखना है। ठीक, अब ये चीजें देखेंगे कि हम कालीबंगन से क्या क्या चीजें सीख पा रहे हैं, या क्या क्या चीजें हमें ऐसी वहां से मिली हैं जिससे हम ये चीज बता पाए कि भाई कालीबंगन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगन की जो खोज की गई है वो घोष के द्वारा की गई है और 1953 में हुई है। अब 1953 वो टाइम पीरियड है जब भारत क्या हो चुका है, भारत आजाद हो चुका है। भारत आजाद हो चुका है यहां टाइम तक। और कालीबंगन पड़ता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है, और ये घग्गर नदी में पड़ता है। अब जितनी भी साइट्स होंगी वो भारत में हो रही होंगी। इससे पहले की जितनी भी साइट्स दिखाई दे रही होंगी वो पाकिस्तान की दिखाई दे रही होंगी। उसका यही कारण है क्योंकि इस डेट तक भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। लेकिन इस डेट पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि भारत अब ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा है, वो एक आजाद देश हो चुका है। तो 1953 में घोष साहब ने एक साइट खोजी जिसका नाम था कालीबंगन, और ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पे दिखाई देगी। क्लियर? यहां से क्या क्या मिली हैं, यहां से चीजें मिली हैं अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाओं के अलावा ऊंट की हड्डियां और लकड़ी के हल। आपको ये दिखाई देगा कि लकड़ी का हल यहां से दिखाई देता है, आपको ऊंट यहां से दिखाई दे रहा होगा। और अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, इसका मतलब वहां पे हुआ करते थे, लोग हवन करना स्टार्ट कर चुके थे। ये साक्ष्य देता है अग्नि वेदिकाएं वहां होती थी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लिखना है कालीबंगन में तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि जो भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटें होती थी वो बनाई जाती थी। ठीक है, भवन निर्माण के लिए जो कच्ची ईंटें होती थी वो बनाई जाती थी। और इसके अलावा जुते हुए खेत, क्लियर, जुते हुए खेत और मिट्टी की मोहर, ये कुछ और चीजें हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मुझे लिखवाना ज्यादा सही लगा। क्लियर? जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं, और लकड़ी के हल और मिट्टी की मोहर। ये सारी की सारी चीजें कहां से मिली हैं? कालीबंगन से। क्लियर? अगर लिख लिया हो तो चलें आगे, और नहीं लिखा है तो आगे और लिख लें। अगली चीज है आपकी, जो अगली साइट होगी वो है लोथल।
इंपॉर्टेंट के साथ इस पे लिखें वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी खोज भी उसी ईयर में हो रही है 1953 में, और इसकी खोज कर रहे हैं आर राव। अब आर राव के द्वारा ये गुजरात में खोजा जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो खोज होंगी वो इंडिया के अंदर हो रही होंगी, और गुजरात में कैम्बे की एक जो कड़ी के रूप में इसको नजदीक एक भोगवा नदी पड़ती है। कौन सी रिवर है? भोगवा। उसके किनारे पे ये स्थित है। यहां से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो पिछली साइट है वो घग्गर नदी पे है, और ये जो साइट है वो भोगवा नदी पे है। तो यहां से बहुत क्लियर हो जाता है कि जो हम नाम हड़प्पा दे रहे हैं वो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सिंधु के अलावा बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि जैसे रावी हुआ, घग्गर हुआ, और भोगवा हुआ, हिंडन हुआ, इसके साइड में हमारे शहर दिखाई देंगे। इसीलिए हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर अब हड़प्पा सभ्यता ज्यादा कहते हैं। यहां से क्या क्या मिला है? मानव निर्मित बंदरगाह मिले हैं। मैंने उस फोटो में आपको दिखाया था, ये देखिए, ये लोथल, यहां पे ट्रेडिंग की जा रही है। ये जहाज दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ कैम्बे। जैसा कि आपको बताया कि कैम्बे से व्यापार के यहां पे साक्ष्य दिखाई देते हैं, ट्रेडिंग होती है लोथल से। और ये मानव निर्मित बंदरगाह है, इस वजह से ये और ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा भी मतलब वही होता है बंदी, जो बंदरगाह है वो, ठीक है, डॉकयार्ड जिसको हम बोलते हैं। फिर चावल की भूसी। अब चावल की भूसी यहां से मिल रही है, इसका मतलब यहां कृषि भी हो रही है। इसके बाद अग्नि वेदिका है, मतलब यहां हवन कुंड भी हो रहा है। ये साक्ष्य। अग्नि वेदिकाओं के बाद एक खेल है जिसको हम शतरंज बोलते हैं, और शतरंज का खेल भी यहां दिखाई दे रहा है। तो यहां से क्वेश्चन फिर उठता है कि सबसे स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा गेम है जो यहां दिखाई देगा? तो वो शतरंज हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा यहां से वो गेम, और यहां वो उसके साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर? तो अगला जो पॉइंट है सुरकोटदा, ठीक है। अब ये सुरकोटदा कहां पे है? एक जगह थी जिसका नाम था, बलूचिस्तान की साइड थी, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी अगर मैंने उसको बता दिया, क्योंकि वो दोनों ही नाम एक जैसे हैं, सुत कजनडोर और ये सुरकोटदा। अब ये जेपी जोशी जी के द्वारा 1964 में खोजा जा रहा है, और ये 1964 में जब खोजा जा रहा है, और ये खोजा कहां जा रहा है? फिर वही बात, इंडिया की ही साइट है, गुजरात। इसीलिए अगर पहली क्लास में कोई व्यक्ति ये कहे कि सर आपने जो वो मैप बनाया कि कितना विस्तार है, अगर विश्व के भी बिहार पे देखा जाए तो बलूचिस्तान होगा, और इंडिया के बिहार पे देखा जाए तो ये फिर सुरकोटदा हो जाएगा। ये गुजरात में आता है, और यहां से क्या मिला है? यहां से घोड़ा मिला है, घोड़े की हड्डियां, सॉरी, और मनके भी यहां से मिले हैं। अब 3-4 जानवर आपके दिमाग में रहने चाहिए कि यार इनके अगर साक्ष्य मिले हैं तो इसका मतलब ये यहां पे हैं। एक आपको मिला ऊंट, एक मिला हिरन, एक मिला आपको घोड़ा, एक मिला बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ते के पैर। तो इसका मतलब ये 5 जानवर आपके कंफर्म हो गए कि ये जानवर यहां पे दिखाई देते हैं। एक कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला, एक आपका गैंडा, और एक हाथी, क्योंकि इनकी मोहर दिखाई दे रही है।
ये बहुत इजी तरीका है किसी भी चीज को याद करने का, बस आपका मन होना चाहिए उसको याद करने का। अब मैं उन टीचरों की तरह नहीं हो सकता जो मतलब पढ़ाएं कम और मजा आपको ज्यादा दिलाएं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। मैं आपको मनोरंजन के तहत पढ़ा सकता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं करा सकता हूं। आपको अगर ये लगे कि वैभव सर आपको कोई मजाक तो करते ही नहीं, आपके साथ हू हल्ला तो करते ही नहीं, तो मेरा वो एक सिनेरियो है, मैं आपको यहां पढ़ाने आया हूं, मैं आपसे मजाक या कुछ हंसी के गुल छदे तो बात करने आया नहीं। तो इसी जो पढ़ाई कर रहे हैं इसी में मजा लीजिए, इसी चीज को सीखिए। जब हम बात कर रहे हैं सुर कोटदा की, तो हमें याद होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि यार इसको जोशी साहब ने खोजा, और कौन सा ईयर है, 1964 है, गुजरात है, घोड़े की हड्डियां मिल रही हैं, यहां से मन के बनने मिल रहे हैं। अगली जो साइट मिलती है हमारी वो है बनावली। अब बनावली जो एरिया है वो पड़ता है आपका हरियाणा के हिसार में। अब हरियाणा का हिसार आप देख रहे होंगे, अगर मैप देखें तो हरियाणा यहां पड़ता है और हिसार इस एरिया में पड़ता है। ठीक, तो हरियाणा के हिसार में, और ये RS विस्ट के द्वारा 1964 में, करेक्ट 10 साल बाद, याद करना हो तो करेक्ट 10 साल बाद आपको बनावली खोजा जा रहा है। और कहां खोजा जा रहा है, गुजरात से सीधे, गुजरात यहां पड़ता है ये, और यहां से सीधे यहां। अब यहां से भी मन के मिलते हैं और जौ मिलता है। क्या मिलता है, जौ। इसका मतलब कृषि हो रही है। फिर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा पूर्व मतलब जो उससे भी पुरानी संस्कृति है, और हड़प्पा की संस्कृतियों के भी साक्ष्य यहां मिलते हैं। अब एक चीज बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए कि अगर हम आज के टाइम पीरियड में, अभी आपने न्यूज में देखा होगा करंट में, कि बहुत सारी ऐसी चीजें अभी यहां पे खोजी गई हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो बनावली से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर एक साइट आएगी जिसका नाम है धौलावीरा। वेरी इंपॉर्टेंट साइट हमारे हर एग्जाम के लिए। कौन सी, धौलावीरा। अब ये किसके द्वारा खोजी गई है, ये भी RS विस्ट के द्वारा ही खोजी गई है, और 1985 में खोजी गई है। जस्ट इससे पहले 10 साल पहले 1974 में, 1974 में एक साइट खोजी जा रही है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है बनावली। लेकिन ये जो साइट खोजी जा रही है वो है धौलावीरा। और ये धौलावीरा किधर पड़ेगा, ये गुजरात में कच्छ के रण में पड़ता है। गुजरात का कच्छ का रण, ये जो एरिया पड़ता इधर। ठीक है, अब यहां से क्या देख रहे होंगे, जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड यहां से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आपने जब गुजरात गए होंगे तो वहां पे जल कुंड काफी मिल जाएंगे आप। यहाँ की जो जल प्रबंधन निकासी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ये आपको दिखेगा, समझ रहे हैं, ये आपको दिखेगा। और यहां से जो एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक, ये यहां से मिलता है। ये जो धौलावीरा अगर देखा जाए तो 3 भागों में बटा हुआ शहर था। तीन भागों में ये बटा हुआ शहर था। एक किला हुआ करता था, एक मध्य नगर हुआ करता था, एक निचला नगर हुआ करता था। किला, मध्य नगर और एक निचला नगर। क्लियर, ये दोनों को दोनों दिखाई देंगे यहां से फिर।
तो ये चीजें हमें बहुत इजीली याद रखनी है, उसका रिवाइज करते रहना है कि हम किस तरीके से इसको याद रखें। अब यहां से आपकी जो साइट्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी मैंने वो कंप्लीट की, धौलावीरा की, बनावली की, सुरकोटदा की, लोथल की, कालीबंगन, आमरी, चुनुद्रो, सुतकटंडोर, मोहनजोदाड़ो और आपकी हड़प्पा। ये सारी की सारी जब साइट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो इसके बारे में अगर हम कुछ चीजें जानें और कुछ साइट्स और अगर हम देखें, उनके बारे में सोचें, तो एक साइट और हम देख सकते हैं जैसे कि रोपड़ और दैमावाद। तो मैं रोपड़ और दैमावाद के बारे में बता देता हूं आपको, जिससे कि आपकी सारी की सारी साइट्स कंप्लीट हो जाए। तो रोपड़ साइट का नाम डालिए और उसके बारे में कुछ चीजें लिख लीजिए, ठीक है। रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो आपका क्या है? रूपनगर। क्या है? रूपनगर, ठीक। आधुनिक नाम, आधुनिक नाम रूपनगर। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो जानेंगे यहां पे साक्ष्य, लेकिन ये पड़ता कहां है, इसकी लोकेशन, ये पड़ता है आपके इंडिया के पंजाब वाले एरिया में। क्लियर? पंजाब के एरिया में पड़ता है, इंडिया में। और यहां से जो जितनी भी चीजें हैं वो अगर हम उसमें सबसे ज्यादा देखें कि इंपॉर्टेंट होती है, वो है एक तो रिवर जो कि है सतलज, ठीक है। अब साक्ष्य अगर यहां से देखें तो पालतू कुत्ता। क्लियर? पालतू कुत्ता इंपॉर्टेंट है यहां से। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको वो लिख लेनी चाहिए कि शर्ट के जो बटखरे होते हैं वो, है ना, वो है एक तो। और उसके साथ ये है कि जो पालतू कुत्ता है उसे मनुष्य के साथ दफनाना। पालतू कुत्ते की कब्र मनुष्य के साथ। क्लियर? ये आपके हो गया रोपड़ के बारे में जानकारी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताई जा सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? लेकिन मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा आपके लिए ना साथ साथ लिखते रहें, वो ज्यादा बेहतर है ना। तो अब लिखिए दैमावाद। अब ये दैमावाद में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है जो कि महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर और चीजें बताऊं तो ये अहमदनगर जो जिला पड़ता है वहां पड़ता है, और नदी पड़ती है, लोकेशन लिख देता हूं, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी अहमदनगर, ठीक है। अब रिवर, इसकी जो रिवर है वो है आपकी कौन सी? परवरा, ठीक है, परवरा रिवर, ठीक। अब इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो देख लेते हैं। साक्ष्य जो है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर उनके बारे में लिखा जाए तो रथ चलाते हुए मनुष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य, सैंधव लिपि की एक मोहर, सैंधव लिपि की मोहर, रथ चलाता मनुष्य, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सांड और गेंडे की आकृति।
गेंडे की आकृति वाली मोहर। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री की जब क्लास में इस क्लास से पिछली क्लास ली थी, और उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने प्राचीन जो हमारे पूर्वज हैं, पाषाण काल की जब क्लास हो रही थी, तो पाषाण काल में एक मैंने बात बताई थी आपको कि पाषाण काल में मेनली जो व्यक्ति माने जाते हैं वो हमारे साउथ इंडिया के माने जाते हैं। ये जो एरिया है पूरा महाराष्ट्र तक का लेके, कर्नाटक हुआ, उसमें महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान का भी कुछ भाग था, उड़ीसा और ये आंध्रा, तो महाराष्ट्र में ये दैमाबाद पड़ता है। तो मैंने एक चीज बताई थी यहां पे कि जो यहाँ के जानवर हैं वो कौन सा दिखाई दे रहा है, वहां एक सांड दिखाई दे रहा था और एक गैंडा दिखाई दे रहा था। और यही जानवर आप देखिए, यही जानवर यहां दिखाई दे रहे हैं। तो सारी क्लास एक दूसरे से लिंक है। तो सांड और गैंडे की जो मोहर दिखाई दे रही है वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहां पे वो जानवर दिखता है। मैंने पाषाण काल में भी बताई थी, और पाषाण काल के जस्ट आगे का जो टाइम पीरियड है वो सैंधव सभ्यता है। तो इसी वजह से सैंधव सभ्यता में जब दैमाबाद वाले एरिया को पढ़ेंगे तो दैमाबाद एरिया में ये चीज दिखाई दे रही होगी। क्लियर? अब चलते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों चरणों के बारे में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के चरण देखे जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण माने जाते हैं, जिसमें से एक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता है जिसका टाइम पीरियड 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता मानी जाती है जो कि 2600 से 1900 मानी जाती है। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे टाइम पीरियड इसको निर्धारित किया गया है। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब ये 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मैं एक आपको थ्योरी बताई थी जिसमें कोई भी चीज एकदम समाप्त नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आगे बढ़ती है और वो दूसरी चीज को स्टार्ट करती है। तो जो ये टाइम पीरियड है 3000 से 300 ईसा पूर्व तक, तो यहां से कुछ ना कुछ चीजें यहां ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा और यहां से भी ये टाइम पीरियड लगेगा। तो ये जो फेज दिखाई देगा आपको वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। ये जो सबसे बढ़िया एरिया माना जाएगा हड़प्पा काल के लिए वो यही माना जाएगा, यहां सबसे ज्यादा विकास हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा वही एरिया माना जाएगा जहां पे विकास सबसे ज्यादा होगा। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई ना कि 3 एरिया हैं हमारे, जिसमें एक तो आपका पड़ता है प्रारंभिक हड़प्पाई काल, और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो परिपक्व हड़प्पाई, और तीसरा उत्तर हड़प्पाई। ठीक, तो ये चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि आप किस तरीके से चीजों को याद कर रहे हैं या चीजों को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कि हम पढ़ रहे हैं कि प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर और हकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जब स्टार्टिंग के फेज का हड़प्पा काल माना जाएगा तो वो किस टाइम को माना जाएगा। तो जो घग्गर नदी है और जो हकरा नदी है उसके बीचों बीच का जो घाटी बन रही होगी उसी को हम हकरा चरण कह रहे होंगे। और हड़प्पा लिपि
जो प्रथम उदाहरण है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। और ये समय हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं? C14 की पद्धति से निर्धारित कर रहे हैं। तो C14 के हिसाब से जो पहला लिपि दिखाई देती है हड़प्पाई काल की, वो 3000 ईसा पूर्व की दिखाई देती है। इस चरण की जो विशेषताएं हैं, एक केंद्रीय इकाई का होना बताती हैं कि केंद्रीय इकाई है वहां पर। बढ़ते हुए जो नगरीय गुण हैं वो भी वहां दिखाई देते हैं। एक बड़ा स्नानागार, ग्रेनरी। मेट्रो सिटीज आज दिल्ली में, मुखर्जी नगर में कई जगहों पे आपको स्विमिंग पूल नहीं दिखाई देगा, जबकि ये मेट्रो सिटी है, लेकिन उस टाइम पे वहां पे वो दिखाई दे रहा है। कोल्ड स्टोर यहां पे कई जगह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वहां स्टोरेज दिखाई दे रहे हैं आपको। व्यापार के क्षेत्र में विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले। जौ मिला है, भूसी मिली है, गेहूं मिले हैं, ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। मटर, तिल, खजूर, रुई, इसकी खेती होती थी। अब यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी खेती हो रही है, जिनका नाम हमें मिल चुका है, मटर, तिल, खजूर और रुई। अगर ये मैं नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहां से अगर ये पॉइंट मिला है आपको, तो आप इसे लिख लें कि किस चीज की खेती की जा रही है। फिर उसके बाद देखते हैं, कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। अब कोट दीजी जो जगह है वो आपको मैं बता चुका हूं कि वो कहां पड़ती है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। अब मुझे इस टाइम पीरियड पे आने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं जब पैदा हुआ तो एकदम मैं इस हेल्थ के साथ पैदा हुआ या इस पढ़ाने की कला के साथ पैदा हुआ। ये एक परिपक्व स्थिति तब आई है जब एक टाइम पीरियड लगा है। तो 2600 ईसा पूर्व में वो टाइम पीरियड माना गया है जहां पे हड़प्पा जो सभ्यता है वो अपनी परिपक्व स्थिति में दिखाई देती है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसमें हम दिखाई देगा कि हमें मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, ये सब बनने लगे थे बड़े बड़े शहर। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत में पड़ता है। अभी जस्ट बताया मैंने कि कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि स्टार्टिंग की एज में बनने लगे और आज आते 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 वर्तमान स्थिति में, जब मैं वर्तमान स्थिति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि मैं हड़प्पा में जी रहा हूं। आपको भी ये जीना चाहिए कि आप हड़प्पा में जी रहे हैं। तो अब ये कहें कि वर्तमान स्थिति नहीं सर, आज तो मतलब 2022 चल रहा है, तो ये भूल जाइए कि 2022 चल रहा है। ये मानिए कि हम हड़प्पा में ही रह रहे हैं और अपनी ही कहानी बता रहे हैं, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो उस वक्त जो हमारे शहर थे, हड़प्पा हुआ, लोथल हुआ, मोहनजोदाड़ो हुआ, ये स्टार्ट हो चुके थे और आज की टाइम तक आते आते बहुत बड़े शहर बन चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पतन हुआ उसकी स्टार्टिंग 1800 ईसा पूर्व से हो चुकी थी और 1700 के आते आते तक वो काफी डिक्लाइन कर चुका था, उसका पतन हो चुका था। और उसके कई कारण हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसके पतन के क्या कारण माने जाते हैं या क्या हो सकते हैं।
परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में इसके तत्व देखे जा सकते हैं। जो वो सभ्यता हुई उसके बाद आज के टाइम पीरियड में उसकी चीज, उसकी जो टच है वो आज भी देखा जा सकता है कि नदियां कैसे अपने शहर के आसपास बसने में मदद करती हैं, नालियां कैसे निकालनी है, सड़कें कैसे बनानी है, समकोणीय पे दिखाई देंगी आपको वहां की सड़कें। इसीलिए उसको नगरीय सभ्यता कहा जा रहा है। कुछ पुरातात्विक जो आंकड़े हैं उनके अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक भी बताया गया है। अब मैं इस डेट पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीजें कई इतिहासकारों ने सोच समझ के लिखी हैं। मैं इतना बड़ा इतिहासकार तो हूं नहीं कि इन डेट्स को भी चैलेंज कर सकूं, लेकिन हां मैं डेटों से बचता हूं। मैं जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उस पर ज्यादा जोर दूंगा, जो डेट है उसको अभी थोड़ा महत्व इन डेट्स में कम देंगे क्योंकि इनके खुद के साक्ष्य नहीं दिखते। तो जब जिस चीज का खुद का साक्षी नहीं मिल रहा, उसकी लिपि अभी तक हमने नहीं पढ़ी, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो डेट से हम थोड़ा बचेंगे। क्लियर? ये लिख चुके होंगे आप लोग, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं नगरीय योजना और जो वहां का विन्यास था, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो बन रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हड़प्पाई सभ्यता है वो अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए ही जानी जाती है, इसीलिए इसको नगरीय योजना, पहली नगरीकरण सभ्यता कहा जा रहा है। इसका कहने का और कोई कारण है ही नहीं। इसके कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि यहीं से एक नगरीय सभ्यता का उदय हुआ है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग का मतलब किले। अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे। अब यहां से एक चीज पता चली, जैसे यहां से खेती पता चली थी, अब यहां से अगर उसके निर्माण की शैली देखनी हो तो यहां से ये चीज पता चली कि इनके खुद के दुर्ग हुआ करते थे। और दुर्ग भी कहां पे होते थे? दुर्ग भी हाइट पे होते थे, एक ऊंचाई पे हुआ करते थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां जिसमें से अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर हुआ करते थे जिनमें सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। अब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि जो दुर्ग हुआ करते थे वहां पे अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान, ऐसा नहीं है कि एकदम फाइनल बात कह दी गई है। अनुमानतः यहां पे बड़े लोग रहा करते थे, धनी लोग, राजा टाइप। ठीक? और इसी के साथ साथ एक निचला शहर भी है जो कि ईंटों से बना हुआ है, और यहां पे सामान्य वर्ग दिखाई देगा। तो यहां पे एक चीज और सामने आती है कि दो वर्गों में बटा दिखाई दे रहा है शहर। एक हाइट पे रहने वाले, एक लोअर फील्ड में रहने वाले। ये टीले पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये समतल पे दिखाई दे रहे होंगे, उस टीले से नीचे। क्लियर? ये चीज यहां से क्लियर होती है। और अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब आप एक शीट पे इसे लिखते चलें, अपने की पॉइंट्स बनाते चलें।
अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हड़प्पा में जो ये दिखाई देती है कि यहां पे ग्रिड सिस्टम दिखाई देता है। अब ये ग्रिड सिस्टम क्या है कि यहां पे जो सड़कें हैं, अगर सड़क इस तरीके से जा रही है और कोई सड़क यहां से भी आ रही है, कोई यहां भी आ रही है, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। आप जब मैथ में देख रहे होंगे, मैथ में ये 90 डिग्री कहा जाता है। तो सड़कें यहां पर किस तरीके से हैं? 90 डिग्री समकोण पे एक दूसरे को काटती हैं। क्लियर? अगर कोई जो रोड है, एक सेकंड बस, अगर कोई रोड है और वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो जो दूसरी रोड है वो इसे 90 डिग्री पे काटेगी। यहां पे जो एंगल बनना होगा वो कितना हो जाएगा? ये जो एंगल होगा वो 90 कहलाता है। ये जो एंगल होगा वो 90 कहलाएगा। ये भी एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सड़कें हैं एक दूसरे को कितने पे काटती हैं? 90 पे काटती हैं। कितनी शानदार व्यवस्था होगी ये। क्लियर? तो इसी को ग्रिड सिस्टम कहा जा रहा होगा। किसी और चीज को क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड सिस्टम से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताएं। तो यही चीज है कि ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि सड़कों का एक दूसरे से 90 डिग्री पे आपस में काटना। अगला पॉइंट है अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। यहां से ये चीज समझ में आती है कि ये लोग प्रिजर्वेरेंस की थ्योरी पे भी काम करते थे। अब प्रिजर्वेरेंस क्या होता है? संरक्षण सिद्धांत। मतलब फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए किसी चीज को सेव कर लेना। तो ये लोग ग्रेनरी बनाकर, अन्नागार बनाकर इनको सेव कर लेते थे। एक तरफ आपको दिखाई देगा कि 6 ब्लॉक्स वाले अन्नागार दिखाई देंगे और एक तरफ आपको दिखाई देगा लार्ज अन्नागार, जिसको हम बृहद अन्नागार कह रहे होंगे। इस दो तरीके के अन्नागार दिखाई देंगे यहां पर। क्लियर? जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। अब यहां से एक चीज पता चलती है कि जो मिस्र है, वहां से जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, ठीक, तो यहां पे शुष्क ईंटें जो हैं इसको दिखाई देंगी। और इसी तरीके से, इसी की तर्ज पर इंडिया कहना यहां सही नहीं होगा, हड़प्पा में जली हुई ईंटें दिखाई देंगी।
क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें हमें दर्शाती हैं कि किस तरीके से वहां पे वो चीज हो रही थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं एक स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। अब यहां से एक चीज और पता चल रही है कि हर घर में क्या है, एक स्नानागार है। इसका मतलब हर घर में एक बाथरूम है, जिसकी कॉन्सेप्ट आज के टाइम पीरियड में दी जाती है कि शौच मुक्त भारत होना चाहिए, शौच मुक्त भारत होना चाहिए। ये देखिए उस वक्त दिखाई देता है, स्नानागार वगैरह दिखाई देते हैं, बाथरूम दिखाई देता है। सेफ्टी पर्पस कितना हाई रहा होगा। स्वयं के घरों में कुएं भी हुआ करते थे, लेकिन कुछ घरों में कुएं की कॉन्सेप्ट नहीं थी, तो कुएं भी दिखाई देते हैं। जल निकासी बेहतरीन थी। उन्नत जल निकासी थी। ये चीज बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में ना रखकर अगर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में देखें तो कैसे देखेंगे। यहां से एक चीज और दिखाई देती है कि आंगन भी दिखाई देते हैं। यहां से ये पता चलता है कि जो इनका घर बनाने का स्टाइल होता था उसमें एक स्नानागार होता था, उसमें कुआं होता था, उसमें जल निकासी की सिस्टम बढ़िया थे, आंगन हुआ करते थे। कुछ स्थान जैसे कि लोथल और धौलावीरा, इन समूढ़ विन्यास मजबूत और नगर दीवारों के द्वारा भागों में विभाजित थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोथल और धौलावीरा दिखाई देंगे, अब ये जो दो शहर दिखाई देंगे, इन दोनों में ही प्राचीर, एक शब्द यूज होता है प्राचीर। अब प्राचीर का मतलब क्या होता है? प्राचीर का मतलब होता है दीवार। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। अगर कोई शहर है, ये घर है, तो इसके चारों ओर एक किलाबंदी टाइप में दीवार बना देना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राचीर सिस्टम। इन सबकी सुरक्षा के लिए ये बना दी जाएगी प्राचीर, और यही होगी प्राचीर। प्राचीर मतलब दीवार। यूपीएससी आपसे पूछेगा कि प्राचीर कौन कौन से शहरों में यूज हुई। क्लियर? तो चीजें यहां से बहुत इजी हो जाती हैं जब आप चीजें पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। आगे चलें। अब आते हैं कृषि पर। कृषि व्यवस्था अगर देखी जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। अभी प्लावन एरिया कौन सा होता है? प्लावन एरिया वो होता है जहां पे पानी सही मात्रा में मिल जाए, सूखा ना हो। अब ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि कोई भी शहर किसी नदी के किनारे भी बस रहा है। जब नदी के किनारे पे बस रहा है तो वहां पानी की व्यवस्था बढ़िया होगी। वहां पे कोई ऐसा टेंशन की बात ही नहीं रहेगी कि पानी की उपलब्धता वहां पे कम रह पाए।
ठीक है, तो वहां पे पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। अब यहां से आपकी ये ड्यूटी बनती है कि हम जहां खेती है वहां पे ये चीज लिख लें। गेहूं, जौ, सरसों और क्या कह रहा है, तिल, मसूर, तिल, मसूर। तिल देखिए यहां भी है, यहां भी है। यहां से हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि ये कृषियां हो रही थी, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं में से कोई कृषि उठाएगा और एक इसके अलावा दे देगा। मटर दे देगा, तिल दे देगा, खजूर दे देगा और कुछ और एक एक्स्ट्रा दे देगा। जबकि यहां चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। यहां चावल बहुत कम दिखाई दे रहा है, चावल के रूप बहुत जो संकेत हैं वो यहां दिखाई नहीं दे रहे। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। अब यहां से एक क्लियर पॉइंट आ जाता है कि जो ये कपास है वो सबसे पहले हो रहा है। और मैंने आपसे यूपीएससी का एक क्वेश्चन पूछा था अभी, उसमें क्लियर था कि कपास की खेती करते थे, तो हाँ करते थे, सबसे पहले इन्होंने यही खेती स्टार्ट की है। क्लियर। वास्तविक कृषि परंपराओं के पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। जितना अनाज आप उत्पादित करेंगे उसके हिसाब से ही यह बताया जा सकता है कि कृषि प्रधानता थी या नहीं। मोहरे और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चिन्ह मिलते हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से भी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम देखेंगे कि किस किस जानवर के यहां पे साक्ष्य मिलते हैं, तो सांड और गेंडा, और इसके साथ साथ एक शब्द और जुड़ा जो कि हो गया बैल, कि बैल से जुते हुए खेत दिखाई दे रहे हैं। जानवर यहां ऐड करते जाइए आप। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम जो स्थान है अदुर्ग शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पा स्थल सुरतगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। अब यहां से एक पॉइंट पता चलता है कि जो नहर है, जो सिंचाई व्यवस्था है, जो सिंचाई व्यवस्था है उसमें जो नहर की कॉन्सेप्ट है वो कहां से दिखाई दे रही है, वो अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। लेकिन जो इंडिया के और जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पे ये चीज नहीं दिखाई दे रही। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साथ जो साक्ष्य रूप मिले हैं मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं, और हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व के केंद्रित नहीं थी। यहां से ये चीज पता चलती है कि जो यहां की व्यवस्था है उसमें जो घोड़ा है वो केंद्र में नहीं माना गया। माना गया है कि है,
लेकिन केंद्र में नहीं माना गया, उसे सेंटर पॉइंट पे नहीं रखा गया। काम में आता था, उसके कुछ चिन्ह मिले हैं, ठीक, उसकी फोटोज में मिले हैं, सूक्ष्म मिले हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म साक्ष्य, क्लियर, बहुत सूक्ष्म साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम कहां से चीजें पढ़ रहे हैं, कहां से क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इकोनॉमिक जो वहां की कंडीशंस थी उसके बारे में देखते हैं। जो वहां की इकोनॉमी थी वो किस तरीके से काम करती थी, जो वहां की अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से काम करती थी। अनगिनत संख्याओं में से मिली हुई मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की जो विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। अब यहां से एक चीज फाइनल हो जाती है कि अगर हम इकोनॉमी हेडलाइन डालें तो यहां से पता चल जाती है कि कुछ मोहर सेम मिलती हैं, जो वहां का वेट है चीजों का वो सेम मिलता है, जो साइन है वो सेम मिलते हैं। तो जब ये सेम मिलते हैं तो इसका मतलब ये व्यापार करते हैं और एक निश्चित फॉर्म में ही अपना आदान प्रदान करते हैं वो चीजों का। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप, शंख इनका भी व्यापार करते थे। अब यहां से पता चलता है कि व्यापार तो करते थे, लेकिन किसका? तो वो जो किसका आंसर है वो है शंख, पत्थर, सीप और एक चीज और है जो कि है धातु। धातु मतलब मेटल। चार चीजों का व्यापार दिखाई देता है। इसके बाद धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अब यहां से चीज क्या समझ में आई कि किस फॉर्म में लेना देना होता था। तो यहां पे कोई करेंसी नहीं थी, कोई मुद्रा का चलन नहीं था, कोई धातु की मुद्रा यहां नहीं हुआ करती थी। यहां पे जो विनिमय सिस्टम था वो चलता था कि एक वस्तु लीजिए, एक दूसरी वस्तु दे दीजिए। वही सिस्टम चलता था यहां पर। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। अब यहां से एक चीज और दिखाई देती है कि जब हम लोथल वगैरह पढ़ रहे थे वहां पे नौ वाहन सिस्टम दिखाई देगा और ये इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। दूसरे देश के साथ ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल यही चीज दिखाई देगी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला और फरात ये वहां की नदियां हैं। ये ऐसा नहीं है कि दजला बरात कर दें आप इसको। दजला फरात वहां की नदियां हैं। उनकी भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा बस्तियों के वाणिज्यिक संबंध थे। यहां से अगर उसका एरिया देखा जाए कि कौन से एरिया से हैं वो, तो दजला फरात एरिया दिखाई देगा। क्लियर? हड़प्पाई प्राचीन लेपिस
लाउजली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो एक मार्ग का नाम आया यहां पर, जिसका नाम है लैपिस लाउजली। अब वो एरिया दिखाई दे रहा होगा कि वो मार्ग जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं कि हमने इकोनॉमिक व्यवस्था देख ली कि इकोनॉमिक व्यवस्था में किस तरीके से हुआ। हमने कृषि देख ली कि कृषि व्यवस्था में क्या क्या चीजें थी। हमने नगरीय व्यवस्था देखी कि किस तरीके से उनके घर बने हुए थे, किस तरीके से वो चीजें रख रहे थे। हमने प्रारंभिक उसका फेज देखा कि वो हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस तरीके से काम करना स्टार्ट करेगी। हमने उसके चरण देखे कि किस तरीके से वो बनी। फिर हमने ये देखा था कि धौलावीरा में क्या क्या मिला था। हमने सुरकोटदा में देखा था, बनावली में देखा था, लोथल में देखा था, आमरी और काली बंगन में देखा था। इससे पहले हम अपनी पिछली क्लास में ये चीजें देख चुके थे। तो इससे आगे जो हमें अब देखना होगा नेक्स्ट क्लास में, शिल्पकला, संस्थाएं, उसके धर्म, उसकी जो सभ्यता का पतन हुआ वो किस तरीके से हुआ, और लास्ट में हम चीजों को खत्म करके उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीलिम्स और मेंस में आए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उसको चीजों को देखेंगे कि वो चीजें कितनी बेहतर तरीके से हम समझ पाए हैं और किस तरीके से हम उसको रिवाइज करते हैं वो भी मायने रखता है। तो अब मैं एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जो कि आप अगली क्लास में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और आप लोग लिख के दें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कौन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन से रिलेट नहीं करता, संबंधित, ठीक है। अब यहां मैं 4 नाम दे देता हूं आपको, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है किसमें, ये आईएएस 2020 के नहीं 2002 के पेपर में, ठीक है। तो इसमें आया हुआ है आपका ए बी सी और ये डी ऑप्शन में आपको दे देता हूं, आर डी बनर्जी, दूसरा नाम है आपका के एन दीक्षित, तीसरा नाम है आपका एम एस वत्स, और चौथा नाम है आपका बी ए स्मिथ। अब आपको इनमें से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सारी क्लासेस देखते रहिए, एक ऑर्डर में क्लासेस हैं उसको देखिए, इस क्लास को देखिए, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपकी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाए। उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लगाने की कोशिश करेंगे, अगर वो उसमें नहीं होते हैं तो फिर उससे अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।